हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत। तो वहीं हरिद्वार में 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण नहीं होगा। आपको बताते चलें कि बढ़ती भीड़ के चलते शासन स्तर से मिले निर्देश पर यह निर्णय भी लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने भी सीसीआर सभागार में टूर एंड ट्रेवल्स कारोबारियों के साथ चारधाम यात्रा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें चारों धामों में भीड़ की स्थिति को देखते हुए 31 मई तक के लिए ऑफलाइन पंजीकरण बंद करने का निर्णय लिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने टूर एंड ट्रेवल्स कारोबारियों से भी अपील की कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को बिना पंजीकरण वो कतई न बुलाएं। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जहां पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर यह निर्णय भी लिया गया है। आपको बताते चले कि 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण को ठप कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें कई तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार का चारधाम मंदिरों की परिधि में रील और वीडियोग्राफी करने को प्रतिबंध करने की तर्ज पर हरिद्वार के मंदिरों में भी इसे अपनाने की तैयारी चल रही है। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने सरकार के इस कदम को सराहनीय बताते हुए इसे एक अच्छी पहल भी बताया है। बहुत जल्द मनसा देवी मंदिर में भी इसे लागू करने की बात कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में ज्यादातर लोग मंदिरों में रील बनाने के भाव से जा रहे हैं, जो कि गलत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द इसे मनसा देवी मंदिर में भी लागू करेंगे। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार के संतों ने भी इसे सनातन धर्म के लिए एक अच्छा कदम बताया है। बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा जब हम मनसा देवी में जाते, चंडी देवी में जाते, किसी मंदिर में जाते, गंगा जी में जाते, वहां हम वो भावना लेके नहीं जाते हैं, हम वहां समर्पण लेके नहीं जाते हैं, हम वहां श्रद्धा लेके नहीं जाते हैं। हमारा विश्वास नहीं होता। हमारा यही विश्वास रहता है सोशल मीडिया पे कैसे हम एक बार आ जाएं, इसके लिए हम रील बनाते हैं और इस पे बैन लगना बहुत जरूरी है। क्या मनसा देवी में भी इसकी शुरुआत की जाएगी? मेरा प्रयास रहेगा और मैं बहुत जल्दी शायद आप सबको बुला करके ऐसा मैं कार्य करने जा रहा हूँ। रुड़की क्षेत्र के किशनपुर जमालपुर गांव में गर्मी की तपिश बढ़ती देख एक ग्रामीण ने अपनी नजदीकी किराना की दुकान से मसाला जीरा मंगाया है, जिसके बाद में बोतल पर नजर पड़ी तो देखा कि सील बंद बोतल के अंदर एक बड़ा जीवित कीड़ा तैर रहा है, जिसको देखकर ग्रामीण हक्का बक्का रह गया। और आपको बताते चले कि दुकानदार को मौके पर बुलाया गया। दुकानदार ने अपने से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये कंपनी की लापरवाही है, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। वहीं मौके पर ग्रामीणों का भी हुजूम इकट्ठा हो गया और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि कंपनी पर बैन लगना चाहिए। आपको बताते चलें कि मसाला जीरा में जो है वो कीड़ा निकला है और कीड़ा निकलने से ग्रामीण भी काफी ज्यादा नाराज हैं। मामले को लेकर कार्रवाई की भी मांग लगातार जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर एक कस्टमर ने मसाला जीरा मंगाया, जिसके बाद में कीड़ा निकलने से ग्रामीण जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर कार्रवाई की भी मांग की गई है। अजी मैं जीरे की बोतल मंगवाई थी 5-7, तो इसमें जिस टाइम बच्चा लेकर आया तो इसमें देखा, मैंने नजर मारी, इसमें देखा कीड़ा बहुत लंबा सील बंद बोतल है, इसमें कीड़े ऐसा हो रहे हैं बिल्कुल पूरी नीचे से भी बिल्कुल कहते ऐसी हो रही दिक्कत। जोड़ का पानी डाल रखा है इसमें, नाली का खाली का जैसा जोड़ का पानी हो ऐसा डाल रखा है इसमें सारा। बाकी ये तो मरने का काम कर रखे बिल्कुल, इसमें तो कोई जीने का कोई मामला ही नहीं है बिल्कुल। ये तो जा रहा है, बच्चे भी पी रहे हैं, बड़े भी पी रहे हैं और हम भी ये सब मंगवा कर रोज पी रहे हैं 10-20-50 बोतल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा सहित पेयजल और बिजली आपूर्ति की समीक्षा की है। सीएम धामी ने अधिकारियों को इस दौरान सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए। चारधाम यात्रा को लेकर 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखे जाने के निर्देश दिए गए और कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के अन्य धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि चारों धामों में श्रद्धालुओं को निर्धारित संख्या के अनुसार ही भेजे जाने की व्यवस्था हो। पिछले 10 दिनों में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और प्रबंधन का विश्लेषण करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
उधम सिंह नगर के खटीमा में बीजेपी झनकट मंडल की अध्यक्ष विमला बिष्ट के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खटीमा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खटीम नगर पालिका सीमा विस्तार मामले में नगर पालिका के अंदर आने वाले सभी पूर्व ग्राम सभा और 7 आंशिक ग्राम सभा के साथ ही वार्डों का मूल स्वरूप बनाए रखने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि सीमा विस्तार और परिसीमन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका पारंपरिक मूल स्वरूप यथावत बना रहे। वहीं उन्होंने वार्डों के नाम निर्धारित करते समय संबंधित वार्ड के अंदर आने वाले शहीद परिवार सार्वजनिक स्थानों या फिर प्रचलित स्थानों के नाम पर वार्डों के नाम रखने की मांग की है। पीलीभीत का राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी उसमें गड्ढे हो गए और क्योंकि मानसून काल नज़दीक ही है तो उसमें एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। लिहाजा वहाँ के खटीमा के निवासी मेरे पास आए थे और उनकी मांग थी कि इस सड़क को जल्द से जल्द बारिश होने से पहले ठीक कर लिया जाए ताकि दुर्घटना से इसका बचाव किया जा सके। अभी मेरे जैसे जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है कि पहले ये रोड पीडब्ल्यूडी के पास थी, लेकिन उनके द्वारा इसको NH को संदिग्ध कर दी गई है। तो संबंधित विभाग से मैं अपेक्षा करूंगा और चाहूँगा कि ये जल्दी से इस सड़क का पुनर्निर्माण करें। मुख्य चौराहे से लेके मौजूदा तक की उत्तराखंड की जो सड़क है, इस सड़क पिछले कई महीनों से लगातार गड्ढों से युक्त हो चुकी है। लगातार इसमें लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से इसको ठीक कराने के लिए एक निवेदन पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम। और हमने पीडब्ल्यूडी में जब इसके लिए संपर्क किया तो उनका कहना है कि ये सड़क जो है NHAI को ट्रांसफर हो चुकी है और इसमें अब जो भी काम होगा भविष्य में तो वो NHAI द्वारा किया जाएगा। तो सीधा आपको लिए चलते हैं हरियाणा के कैथल, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। प्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित हमारे आए हुए प्रबुद्धजन, भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का अपनी ओर से यहाँ पधारने पर आप सबने मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भगवान श्री हनुमान जी की जन्मभूमि कपिस्थली और महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा किए गए नवग्रह यज्ञ की इस पावन धरा को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब लोग आज एकत्र हुए हैं। श्री बिरजू जी ने आज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आकर बड़ा शानदार संयोजन किया है और आप सबके मध्य आज मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से आकर यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं नवीन जिंदल जी बहुत ही हमारे कर्मठ हैं, युवा हैं और अनेक काम उन्होंने पूर्व में भी किए हैं और इसी लोकसभा क्षेत्र में अभी हरियाणा के युवा एवं कर्मठ मुख्यमंत्री भी देने का काम किया है, जो आज प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत सहजता से, बहुत सरलता से वो प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ सांसद रहते हुए अनेक कामों को, आप सबके सुझावों को, आप सबकी बातों को वकालत के माध्यम से आगे बढ़ाया है, कई विकास के कार्य कराए हैं और अब जिंदल जी उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में। और जिंदल जी का परिवार भी काफी लंबे समय से क्षेत्र में अपना योगदान देता आया है। अब ये यहाँ पर डबल इंजन काम करेगा। अभी डबल इंजन प्रदेश में काम कर रहा था, ये डबल इंजन अब कैथल और इस कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में तेजी से काम करेगा। एक तरफ सैनी जी और दूसरी तरफ जिंदल जी मिलकर इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये कैथल और कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत के धर्म युद्ध की भूमि रही है। उस समय का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। एक ओर
कौरवों की बड़ी सेना, 100 से ज्यादा कौरव थे, तो दूसरी ओर केवल 5 पांडव थे। और आज भी जो वर्तमान समय में भारत का परिदृश्य चल रहा है, जिस स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है, हमारे देश के अंदर भी आज एक धर्म युद्ध चल रहा है। एक ओर कौरव रूपी कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, यानी अनेक पार्टियां जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, वो कौरव रूपी पार्टियां हैं, और दूसरी ओर अकेले धर्म ध्वजा लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, ये देश, ये युद्ध में देश में राष्ट्रवाद और विकासवाद की विचारधारा बना। एक तरफ है विकासवाद, एक तरफ है राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ है तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की विचारधारा वाली ये दो शक्तियां इस चुनाव में काम कर रही है। मैं आज आप सबको इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में ये बताने आया हूं किस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हुए विकसित भारत का संकल्प लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना। और आप सबने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। भाइयों बहनों, एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। निरंतर सतत 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे तक उन्होंने काम किया है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी और मुझे भी उस बैठक में सम्मिलित होना था। भाइयों बहनों, शाम को 6 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है और अनेक राज्यों की मीटिंग समाप्त होते होते प्रातःकाल 4 बज गया। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होगी जो पूरी रात भर चलती है। और मैंने सोचा कि ये पूरी रात भर मीटिंग चल रही है, अब हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मैंने उनके एक सहयोगी से पूछा, क्योंकि मुझे भी उत्तराखंड राज्य की प्रतिनिधित्व के नाते उस मीटिंग में भाग लेना था। तो 3:30 बजे हमारा नंबर आया और 4 बज गया समाप्त होते हुए। तो मैंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी का आज कोई कार्यक्रम नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आज झारखंड में 10 बजे से कार्यक्रम है, उनको 8 बजे ऑन बोर्ड होना है। तो मैंने कहा अब 4 बजे जाएंगे, 4:30 बजे पहुंचेंगे, अब क्या कुछ विश्राम करेंगे क्या माननीय प्रधानमंत्री जी? तो भाइयों बहनों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि अब आराम करने का समय नहीं है उनका तो जागरण का समय ऑलरेडी हो चुका है। वो तो इतने बजे जग जाते हैं और जैसे गाड़ी में बैठेंगे, उन्होंने आज क्या क्या काम करने हैं वो पहले से ही उनका लिखा होगा और वो काम करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार अनवरत रूप से उन्होंने काम किया है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेसी गैंग जो अपने निजी हितों के लिए देश हित की तिंजारजली देने का काम कर रहे हैं, देश हित को पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी परिचित हैं, 2014 के बाद मोदी सरकार ने हर सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम किया है। योजनाबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में काम न किया गया हो। समृद्ध विकास, समृद्धि, गरीब कल्याण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए। इसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सबके माध्यम से आप समाज का एक प्रकार से मैं कहूं कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मैं ये मानता हूं कि यहां बैठे हुए एक व्यक्ति हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप सबके माध्यम से हजारों लोगों तक बात करनी है। जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में शुरू हुई है, हर वर्ग के लिए
अगर हम करें किसान सम्मान निधि की बात है, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, लखपति दीदी योजना, हर घर से नल की जल की योजनाएं, ऐसी अनेक योजनाएं भाई जो उन्होंने अपने कालखंड में शुरू की हैं। इन योजनाओं से हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने का अवसर मिला है, गरीबों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला और किसान सभी के विकास के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। और आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है भाइयों बहनों। और पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो आप सब तो व्यापारी भी हैं, समाज के समृद्ध लोग भी हैं, समाज का नेतृत्व करने वाले भी हैं। हमने जो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था उन अंग्रेजों को पछाड़कर बने हैं जिन्होंने वर्षों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन चलाने का काम किया है। उनको पछाड़कर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। आज बृहद स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, विश्व स्तरीय बन रहा है। प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़क बन रही है और पिछले 10 वर्षों में 55,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। और आजादी के बाद से जितने हवाई अड्डों का निर्माण हुआ भाइयों बहनों, उससे ज्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 वर्षों में बने हैं। पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स बने हैं देश के अंदर, 7 नए IIT, 7 नए IIM देश को समर्पित किए गए हैं। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। 2014 से पहले आपने देखा होगा हम अन्य देशों पर रक्षा के क्षेत्र में निर्भर रहते थे। आज 70% से भी अधिक स्वदेशी रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, आज 85 देशों को भारत रक्षा के उपकरण निर्यात भी कर रहा है। आज भारत में G20 का सम्मेलन होता है। एक बहुत बड़ी सामर्थ्य, पूरी दुनिया ने भारत की सामर्थ्य भी देखी, संस्कृति को भी देखा। हमारा चंद्रयान चंद्रमा में जाकर स्थापित हो जाता है, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण हो जाता है, कोरोना में कोरोना रोधी वैक्सीन बन जाती है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम जो देश के अंदर हुए हैं, अगर हम इन सबको ठीक से देखेंगे, विचार करेंगे, तो हमको लगेगा जो अभी शुरुआत में यहाँ तक्षशिला और नालंदा की बात हो रही थी, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने का काम जहां से शुरू हुआ, वह भारत फिर से मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए गए, चाहे वो कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो या देश में CAA का कानून लाया गया हो। भाइयों बहनों, इसके साथ ही चाहे 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली हो या पुलवामा में अटैक होता है तो ऐतिहासिक निर्णय सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। भाइयों बहनों, ये सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। इतना ही नहीं, हम सब लोग जिनका नाम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, प्रभु श्री राम, जिनका लंबे समय से हम सब देशवासियों को, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को जिसकी प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान पैदा हुए वहां उनका मंदिर बनना चाहिए, वो अपने घर में विराजित होने चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको भी त्रेता युग के बाद फिर से राम युग में आने का सौभाग्य किसी के कारण, किसी के नेतृत्व के कारण से मिला है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो या हमारे सैनिकों के, जनरल दत्त साहब बैठे हैं यहाँ पर सैनिकों के प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए मैं कह सकता हूं मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूं। मैंने वो खुशी देखी है भाइयों बहनों, जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू होते समय देश के हर एक सैनिक के दिमाग में आई, उनके मन मस्तिष्क में आई। 40 सालों तक वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा को समाप्त करने का काम भी किसी और ने नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दी। इसके साथ ही सैनिकों को जो मिलने वाली सुविधाएं, जो सियाचिन में
अन्य हिमपात वाली जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं, वहां उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे उनको जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने की सामग्री नहीं मिलती थी। भाई बहनों, मोदी जी के आने के बाद यहाँ अच्छे उपकरण मिलने लगे, अच्छी जैकेट मिलने लगी, अच्छी बूटें मिलने लगी। आप सबको पता होगा, उससे पहले जब ये सुविधाएं नहीं मिलती थी तो सैनिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपने देखा होगा, गांवों में बहुत सारे लोग जो ग्रामीण प्रदेश के होंगे, सैनिकों के बीच में रहते थे, गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाया करती थी, उनके हाथ पांव काटने पड़ जाते थे। लेकिन देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया, देश की हुकूमत को चलाने का काम किया, उन्होंने उन सैनिकों की चिंता करना भी जायज नहीं समझा, जिनके कारण वो और हमारा देश सुरक्षित रहता है। उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ। यही कारण है कि सेना का आज मनोबल बढ़ा है और सेना को पूरी छूट दी गई है कि दुश्मन की अगर कोई गोली आएगी, चाहे सीमा पार से आएगी, आतंकवादी, अलगाववादी या जिहादी की गोली आएगी, तो आप गोली का जवाब देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।